हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम घटना चक्र यानी कि हम आज से अपने वीडियोस में घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत, हम घटना चक्र के हिस्ट्री के पोर्शन, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स, सिविक्स से भी जो क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं और बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में या अभी तक बीपीएससी ने जिसे अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके अपने वीडियोस में समझेंगे। ये आज घटना चक्र की पहली क्लास होगी जिसमें हम प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत से आने वाले जितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी अभी तैयारी कम है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी और इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरा एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप बस मेरे घटना चक्र की वीडियोस को प्रॉपर वे से 1 से 2 बार देख लिया कीजिए। ठीक है। ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो इन वीडियोस से बाहर नहीं होंगे। ठीक है। इसी के साथ आज से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। इस वीडियोस में क्वेश्चन और आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि ये चीजें मुझे आगे चल के रिविजन करने में वो मदद करेगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हम लोग आने वाले वीडियोस में हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, मॉडर्न इंडिया, इन सब के मतलब इंस्टेंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर हम अपना सिविक्स और पॉलिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट है और फिर बिहार स्पेशल, इन सारे के सारे टॉपिक्स पे जो भी घटना चक्र के पर्पज से जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए आज से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बताइए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा क्या है? मेहरगढ़। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रही कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप भूल जाएंगे, आप भूल जा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो इनके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। नहीं तो आप वीडियोस को एक बार दोबारा देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो क्या होगा ना कि आपको चीजें याद होंगी। ठीक है। देखिए क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। बिल्कुल मेहरगढ़, ये हड़प्पा सभ्यता से ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई, कुछ विद्वानों ने मेहरगढ़ में पशुपालन का काल कितना 85,000 ईसा पूर्व माना, नहीं सॉरी 8,500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल प्रदेश के क्या है? संत कबीर नगर जिले में स्थित क्या है? लहूधारा देव है, जहाँ के, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपर वे से। इसका राइट आंसर है कहाँ गया आंसर, एक सेकंड, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। आपको अगर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन को देखना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, एटलीस्ट फिर वो देखने में दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो आपको पता है कि ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने होते थे उपकरणों का प्रचलन था, उन्हें हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? मतलब कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे वो लोग? बताइए किस रंग का उपयोग करते थे? तो ये लोग लाल रंग का उपयोग करते थे। किस रंग का उपयोग करते थे? लाल रंग का।
हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, आपको पता ही है निर्माण करते थे। और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से प्रचलित चाक का उपयोग किया जाता था। आपको पता है ये लोग पैरों से प्रचलित चाक का उपयोग करते थे। देखिए, पैरों से प्रचलित चाकों का उपयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरा क्या था, मृदभांड हुआ करता था। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण होता था, जिनको पकाने पर वो हल्के भूरे रंग के यानी ब्राउन कलर के हो जाते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बर्तन जो थे वो किस रंग के हुआ करते थे, तो लाल रंग के, लाल कह लीजिए। ठीक है, और मृदभांड भी 2 प्रकार के, यहाँ पे 2 प्रकार की पद्धतियों से वो लोग बर्तन बनाते थे। एक होते थे जिसमें वो लोग नक्काशी करते थे, चित्रकारी करते थे, और एक जो होती थी क्या था, और एक डिजाइन उसमें बनाते थे और एक पे डिजाइन एक प्लेन होती थी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग, एक सेकेंड, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, या उत्तर ऐतिहासिक काल में, या आद्र ऐतिहासिक काल में? आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ओके, लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। और भारतीय इतिहास में कितना 2500 बीसी से लेके 600 बीसी का कालखंड जो है वो आद्र ऐतिहासिक काल माना जाता है, ऐतिहासिक माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब कि इसकी जब खुदाई हुई ना, तो हमें जो यहाँ से साक्ष्य मिले तो ऐसा तो लगता है कि उस पर कुछ लिखा गया, उन्होंने कुछ लिखा है, पर हम उसे पढ़ ही नहीं पाते। तो जब हम उसे पढ़ नहीं पाते तो फिर हम क्या करते हैं ना, वहां पे चीजों को एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जो साक्ष्य मिले हैं हम सब ने उनके बेसिस पे सोचा है कि यहाँ पे मृदभांड मिले हैं या यहाँ पे मूर्ति मिली है तो यहाँ पे व्यवस्था ऐसी होगी। हमें नगरीय सभ्यता जैसा मिला, मतलब हमें खंडहर मिले जो कि ईंटों से बने थे, तो क्या लगा कि यहाँ पे जब ये सभ्यता होगी तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका रूलिंग सिस्टम ऐसा होगा, यहाँ की इकोनॉमिक ऐसी होगी। तो क्या है, जब हम उसे कुछ को तो पढ़ पाए हैं और कुछ को नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्या कहता है ये, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय बताया भी था। पक्की ईंटों से बनी इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पे पकी हुई ईंटों की इमारतों का साक्ष्य मिला था हमें। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन थी। बिल्कुल, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसे हुए थे। पकी हुई ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल अनागार है तथा इसकी सतह पर पक्की ईंटें हैं। ठीक है, जिसे जिम्स तथा क्या है मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। समझ रहे हैं आप कि उस समय एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे हमें पक्की ईंटों की इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। नगर नियोजन मतलब ऐसा नहीं है, नगर नियोजन का मतलब कि सब कुछ एक नियोजित प्रॉपर वे से कि कहाँ गलियां होंगी, कहाँ इमारतें होंगे, कहाँ से नालियां निकलेंगी, फिर वो बड़े नाले से जाकर कैसे मिलेंगी, और शहर के मुख्य द्वार किस तरफ से होंगे, लोग कहाँ से अपने व्यवसाय को करेंगे, कैसे जीविकोपार्जन करेंगे। ये सारी की सारी नियोजन मतलब कि एक प्रॉपर वे से, एक सिस्टमेटिक वे से हड़प्पा सभ्यता में जो हमें नगर मिले थे ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता सोचिए कितनी विकसित सभ्यता थी उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पक्की ईंटों की इमारतें ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए आप लोग। आंसर तो मैं क्या ही कह रही हूँ, आंसर तो आपके सामने ही है, नीचे लिखा ही है। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल था हड़प्पा नगर। क्या है? हड़प्पा नगर जो है वो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में गोदावा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मिला था? बंदरगाह मिले थे। कहाँ? लोथल में। क्लियर? जो कि आपके 53 और 55 के बीपीएससी की प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर है बनावली। यहाँ से हमें क्या मिले थे? यहाँ से हमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनवाली से। ठीक है, याद रखिए इन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे, बताइए। हमें जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऐसा लगा था कि यहाँ पे जुताई हुई है, तो वो कालीबंगा था। यहाँ से ही हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से क्या है? खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। राजस्थान से हमें के हनुमानगढ़ के जिले से हमें क्या है? घंगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर यानी 100 चिन्हों का एक शिलालेख मिला था। क्लियर? और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुए बर्तनों की प्रकृति, मतलब उनकी प्रकृति, वहां पे उनका साक्ष्य मिला था। बने हुए पक्के मिट्टी से बनी हुई बर्तनों का साक्ष्य मिला था। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है इनमें से जो इन दोनों के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये है वीए स्थीम। ये इनसे नहीं है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926 से 27 वर्ष तथा 33 से 34 यानी 1933 से 34 में मधुस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्यों से संबंधित रहे और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 यानी 1922 में हुई। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा हो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन को, वीडियोस को रोक के जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसको रिवीजन के फॉर्म में बिल्कुल देख सकते हैं। क्लियर? देखिए, ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ये एक्सप्लेनेशन है कि में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने के.एन. दीक्षित, ठीक है, अर्नेस्ट मेका, अरेस्टीन एवं घोष जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अतः स्पष्ट है कि स्थीम हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है ना, बल्कि ये क्या है? ये भारत विद्या एवं कला साहित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में प्रसिद्ध है? ये भारत विद्या एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि बोगजकोई का महत्व इसलिए है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है। इसका आंसर करिए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है कि बोगजकोई एशिया माइनर ने से क्या है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले थे।
इस अभिलेख में से ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवता का आवाहन करते थे। इनसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। इससे क्या क्लियर होता है कि वो ईरान से होकर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए इसका आंसर। तो वो थी परुष्णी नदी। क्लियर? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि दशरथ क्या है, दशराग्य यज्ञ यानी 10 राजाओं का यज्ञ जो था वो परुष्णी नदी यानी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। कौन थे? सुदास थे भारत के राजा, भरतों के राजा थे जिन्होंने 10 राजाओं को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, ठीक है, दूह, यदु, पुरु और तुर्वशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। इसे पुरोहित विश्वामित्र, इसमें जिसके मतलब पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। तो आपको पता चला कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो रावी नदी थी। और कहाँ लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो थी परुष्णी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेशा था, जिसमें मूंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हमें मिलता है। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। देखिए ऋग्वेद साहित्य का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। किसको समर्पित है? तो वो है सोम। और अभी तो हमने सुना पढ़ा 9वां मंडल, तो अभी तो इसकी व्याख्या हमने देखी भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी सोम और इस पे पर नामकृत देवता, जो भी उस पे नामकृत थे ना, उनको समर्पित है। क्या? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है ना वो कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौन थे ये? आंसर नंबर डी। क्या कहता है कि वैश्विक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ था। ठीक है। और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। क्लियर? आगे चलिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग VVI लगा के रखिए। इससे ये तो क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कि बुद्ध कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर कहाँ के थे, महावीर जैन धर्म में कौन से नंबर पे आते थे, जो भी चीजें हैं इन सबको आप याद रखिए। महावीर का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, कुटग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुटग्राम का कुडुलपुर में वैशाली के निकट कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख कौन थे? चेटक की बहन थी, तथा उनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन थे।
कुछ प्राचीन संरक्षण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 में भी ईसा पूर्व में भी बताया गया है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित कर ली है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की जन्म का सही तिथि 599 ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी, देखिए आप एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों 599 ही लिया गया है। महात्मा गांधी से के पहले काल से थे, और महात्मा गांधी का जो जन्म था वो था, महात्मा गांधी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ही दिया जा रहा है। तो अगर आपके आंसर में महावीर स्वामी के जन्म का वर्ष आता है तो आप 599 ईसा पूर्व ही लगाएंगे, जो कि राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन धर्म के थे, बताइए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे कि हमने पढ़ा, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व के वैशाली के निकट कुडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जातिकृत क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्षों की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो कब इनकी मृत्यु हो गई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामील थे। देखिए, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, उनके प्रियदर्शन नामक उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उनकी पुत्री का विवाह जामिल से हुआ था, मतलब उनके दामाद ही उनके पहले शिष्य थे। ठीक है, जामिल नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी हो गए एवं प्रथम शिष्य बने। जामिल के बाद महावीर स्वामी का विरोध किया। एक सेकंड, जामिल ने बाद में महावीर स्वामी का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है, 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे। इसमें थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, 3 भाई थे। ठीक है, आर्यवक्त, उसके बाद क्या है, सुधर्मन थे, मणिक थे, पुत्र थे, मौर्य पुत्र थे। ठीक है, ये सारे थे। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता था कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे जामिल, जो कि इनके दामाद ही थे। इनके पहले शिष्य इनके दामाद ही थे। क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है 14वां ग्रंथ जो है, एक सेकेंड, 14वां, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? तो 14वां ग्रंथ जो है वो पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। देखिए, 14वां पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में, ठीक है, संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा वे ही महावीर द्वारा दत्त 14वां पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। और 12 अंग के जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने, अब बुद्ध महावीर दोनों बहुत जरूरी है, मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके समझिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बताइए, सारनाथ में दिया था। उन्होंने सबसे पहला अपना, देखिए 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली की पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। ठीक है,
और उबेला से वे सबसे पहले कहाँ, वर्तमान में जो सारनाथ है वहां पर आए थे और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस पहले उपदेश को धर्म प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख क्या है, दुख के कारण दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये था कुशीनगर में। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ गए थे? कपिलवस्तु पहुंच गए। कपिलवस्तु गए, राजगीर गए, वैशाली तथा कौशल राज गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ था। आपको पता है, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यज्ञता ग्रहण की थी। ठीक है, अपना प्रचार प्रसार करते हुए वे कहाँ गए थे? मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां वे चंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। ठीक है, उसने बुद्ध को क्या है, सुकर मदव खाने को दिया था, जिसे उन्हें रक्त अतिसार हो गया था और वह भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इन वेदना के बाद भी कुशीनगर यानी मल जो गणराज्य की राजधानी थी वहां पहुंचे और 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। बौद्ध ग्रंथ में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बताइए, त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, पारसी की या हिंदू की? बिल्कुल बौद्ध धर्म की है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक देखते हैं क्या कहता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था। विनय पिटक, संघ संबंधिता विनय पिटक तथा आचार की शिक्षाएं। ठीक है, सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन और तीसरा था अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत। क्लियर? अगला देखिए, त्रिपिटक का 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर? देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक हैं। 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है? सम्यक धारणा, दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन देखिए, गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो है वो महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो दोनों धर्म थे उसमें से यही एक ऐसी चीज थी जो समान नहीं थी, मतलब आत्म दमन। बौद्ध धर्म क्या बुद्ध मानते थे कि मोक्ष को पाने के लिए कठोर साधना करना और अपने प्राण का त्याग करना, शरीर का त्याग करना ये जरूरी नहीं है। जबकि महावीर क्या कहते थे कि आपको मोक्ष पाने के लिए तपस्या करना और शरीर का त्याग करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। बताइए तो किसका है? पंचम। देखिए, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी। ठीक है, हैंसंग के अनुसार उन मूल वृक्षों को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्षारोपित हुआ और नष्ट हुआ। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह
संरक्षित है और केवल इससे घिरे हुए पत्तियों को छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक सम्राट एवं पुष्यमित्र शुंग, एक बार वर्तमान पूर्व एवं अतः कनिंगम द्वारा लगाया गया था। अतः यह छठा वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए, एक बार ये क्वेश्चन जब आया था उसके बाद जो बीपीएससी वाला जो पोर्टल है ना, उस पे इसका आंसर देखिएगा तो वो कहता है कि 5वां है और वैसे वो छठा है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके सही आंसर से जाना है। तो इसका सही आंसर तो 6 ही हो जाएगा, सॉरी मतलब 5वां हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में उस समय इस मूल्यांकन करते समय, मतलब इसके रिजल्ट के समय इसको बाहर कर दिया गया था। क्लियर, रिजल्ट वो इसको जोड़ने से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आप याद रखिए कि 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है कि क्या है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 26 किसने किया था, तो ये है आजीविकाओं ने। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। आइए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास बनाने की पूर्ण कला विकसित हुई थी। अशोक तथा उनके पुत्र कौन थे, दशरथ के समय के बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक ने यही बराबर पहाड़ियों की गुफाओं को सुदामा की गुफा एवं कर्ण चौपट नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। यही है सुदामा की गुफा और कर्ण चौपट गुफा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे मखिल गोलदास। इसका आंसर देखिए क्या कहता है कि मखली गौशाला प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यांगता त्याग कर आजीवक नामक संप्रदाय स्थापित किया। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। अब ये बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है उदयन था। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की और गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। तो कौन था इसका संस्थापक, उदयन था, जो कि क्या था, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि अजातशत्रु किस वंश का था, किस वंश से आता था अजातशत्रु। ये आपके वीडियो का क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर करिएगा कि अजातशत्रु किस वंश का था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो वो उदयन ही था। किस शासक द्वारा, उदयन था। उदयन द्वारा हर्यक वंश ये शासक था, हर्यक वंश का था उदयन। और अभी मैंने जो ऊपर क्वेश्चन पूछा अजातशत्रु, वो भी हर्यक वंश का ही था। ठीक है, हाँ। शासन काल की सर्वप्रथम घटना, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसने राजगीर से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो कौन था, पहला हर्यक वंश का उदयन था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। अब बताइए, पाटलिपुत्र किसने बसाया था। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो सोचिए, ये जो क्वेश्चंस बीपीएससी ने अपने एग्जाम में 2-4 बार पूछे हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। इसका भी देखिए, मगध नरेश उदयन के शासक की सर्वप्रथम घटना, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी।
उसने राजगीर से इसी स्थान पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। वो कौन था? वो कोई और नहीं, वो उदयन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो वो लिच्छवी में किया गया था पहला गणतंत्र। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी कौन कौन था? लिच्छवी था, वज्जी संघ में ये सर्वश्रेष्ठ थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला राजा पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगीर गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिंबिसार था। वह हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु कब हो गई? 492 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात अजात शत्रु मगध का शासक बना और अजात शत्रु का पुत्र ही जो था उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र यानी पटना स्थानांतरित कर ली। मतलब वहां से राजगीर से अभी इसकी राजधानी हो गई पटना। ठीक है, अजात शत्रु के वंश का नाम बताइए। बताइए भाई, अजात शत्रु किस वंश का था? तो अभी हमने पढ़ा अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का था। देखिए, मगध का शासक अजात शत्रु कार्यकाल कब से कब? देखिए, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन यानी कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ठीक है, अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, सैड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो करने वाला कौन था? विलियम जोन्स जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोट्स कहता था। मतलब विलियम जोन्स पहले विद्वान जिन्होंने सैड्रोकोट की पहचान मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने इन्हें सैड्रोकोट यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे? तो वो थे जेम्स प्रिंसेस। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये देखिए, ये यूपीएससी अपने मतलब इसका सैंपल करके इसने अपने मेंस में भी इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ये आपके लिए जरूरी है। मैं फिर से गला फाड़ फाड़ के कह रही हूँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उच्चावाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों से वेदान लिपि की पहचान सिहल के राजा तिस्ता ने कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिहल अनुचित दीपवंश तथा गहा वंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्क कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ा गया था। तो कौन था? जेम्स प्रिंसेस थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याक अनेशक्रम और अस्तित्व बुलस तथा मेगास्थनीज थे। इनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वप्रथम महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी पुस्तक थी इंडिका और ये मौर्य काल के प्रमुख स्रोतों के बारे में लिखा है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है भाई। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इनकी कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति 6 सदस्य के होते थे। ठीक है, समितियों का कार्य बिक्री कर वसूली करना था। विक्रय कर मूल्य कर 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों को चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। सही विकल्प क्या है? बी, मतलब मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का दूत था ये बता दीजिए। तो ये सैकुलस से था, ये सैकुलस का दूत था। क्वेश्चन नंबर 38 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? देखिए, मेगास्थनीज सैकुलस
निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेकुलस का राजदूत हुआ मतलब रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय मौर्य दरबार में निवास किया रहा और भारत में अब उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी पुस्तक उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया यानी लिखा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। इनकी हत्या इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, जो सुंग वंश के थे। इनकी हत्या कर दी और वहां का शासक बन गया। आज की वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन किए। 40 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर देखने में बहुत दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन लास्ट का उसे कर लेते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो वो है जूनागढ़ के अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रदमन यानी 130 से 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे रुद्रदमन की वंशावली विजयो शासक शक्ति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस को आपके सामने लाते रहें और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं ये सब, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।